हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं लेके आ गया हूँ आज की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं या जिनका आज फर्स्ट क्लास है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि जो भी अपडेट होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। आज दिनांक है 28 अगस्त 2023 और डिस्कस करते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि नीरज चोपड़ा जो हैं इन्होंने इतिहास रच दिया है। आगे डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या क्या है आज के करंट अफेयर में। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं भारतीय वायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। ठीक है, ये द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट है ये। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ये है क्या। तो ब्राइट स्टार 23 अभ्यास 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक होगा। द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन कौन से देश हैं शामिल देख लीजिए आप लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका है, सऊदी अरब है, ग्रीस है, कतर है और भारत है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को कौन कौन से देश इसमें शामिल है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें आईएएफ परिवहन विमान लगभग 150 भारतीय सेना के जवानों को एयरलिफ्ट करेगा। कौन सा? आईएएफ परिवहन विमान। ठीक है, उसके बाद अभ्यास का मुख्य लक्ष्य संयुक्त संचालन योजना और कार्यान्वयन को बढ़ाना है। ठीक है, अगला जो है, भारत और मिस्र के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं और दोनों ने 1960 के दशक में एरो इंजन और विमान विकास पर सहयोग किया था। ठीक है, एक दूसरे देशों ने एक दूसरे के साथ मिलकर 1960 के दशक में एरो इंजन और विमान विकास पर सहयोग किए थे एक दूसरे का। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। अब इसके बारे में डिटेल में मैं आपसे बात कर लेता हूं। ये जो है, जो ये खबर आई है भारतीय वायुसेना का, इसका ये अवलोकन है। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या शामिल है आईएएफ दल में, कौन कौन से शामिल है। 5 मिग है 29 विमान, आपको पता है मिग 29 विमान जो है वो इसमें शामिल है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि 29 विमान इसमें शामिल है। ठीक है, मिग के 29 विमान है ये मिग के, और टोटल 5 ही शामिल है इसमें। ठीक है, उसके बाद 2 आईएल शामिल है। 2 क्या शामिल है? आईएल शामिल है इसमें, जो 78 टैंकर का विमान है। कौन सा? 78 विमान का टैंकर है ये। ठीक है, 2 C-130 है, 2 C-130 है। ठीक है, और 2 C-17 भी है, 2 इसमें C-17 भी हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। परिवहन विमान है ये। इसमें गरुड़ विशेष बल और स्क्वाड 28, 77, 78, 81 के कर्मी होंगे, इस दल के हिस्सा लेंगे इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारतीय वायुसेना के बारे में, कि वायुसेना के बारे में क्या क्या है। अब डिस्कस कर रहा हूँ तो सब कुछ आपको डिटेल में डिस्कस कर दूं। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना आपको पता है 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर को हुआ था। 8 अक्टूबर को हुआ था, 1932 में हुआ था। ये सब नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को। 1932 में हुआ था। आजादी से पहले इसे
रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आप लोगों को ये बात पता था कि भारतीय वायुसेना को किससे जाना जाता था? तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना को अमेरिका और रूस के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया था। कितने नंबर के स्थान पर रखा गया था? तीसरे नंबर के स्थान पर रखा गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और वायुसेना प्रमुख जो है विवेक राम चौधरी जी हैं। कौन है? विवेक राम चौधरी जी हैं। क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सब कुछ क्लियर हुआ इसके बारे में? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली AQEWS अपनाने वाला तीसरा भारतीय शहर कोलकाता बना है। कौन सा बना है? कोलकाता बना है। ठीक है, ये होता क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको पता है कि बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ये चेतावनी प्रणाली है, वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली है ये, और ये अपनाने वाला कोलकाता तीसरा शहर बना है। अब बात कर लेते हैं ये क्यों आ रहा है, इस खबर का अवलोकन क्या है, क्यों इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो बात कर लेते हैं। पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM द्वारा विकसित इस प्रणाली का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को संबोधित करना है। कोलकाता में AQEWS वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के वास्तविक समय पर निगरानी प्रदान करता है। ठीक है, और उन्नत सेंसर नेटवर्क का उपयोग करता है ये, जिसके थ्रू ये पता करता है और निगरानी करता है। AQI वायु प्रदूषण के स्तर को दर्शाने वाला एक मानकीकृत माप है जिसका मान 0 से 500 तक का होता है। कितना तक होता है? 0 से 500 तक का होता है। प्रणाली PM 2.5 यानी 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे व्यास वाले कण स्तर पर ध्यान केंद्रित करती है, जो फेफड़ों में प्रवेश करने की अपनी क्षमता के कारण स्वास्थ्य समस्याओं में प्रमुख योगदान करता है। आपको पता है कि बीमारियां जो होती है वो इसके बाद वाले जो भी माइक्रोमीटर या उससे छोटे व्यास वाले कण जो होते हैं उसकी वजह से लोग बीमार होते हैं। ठीक है, और बीमारियां होती हैं उसकी वजह से, तो उसी चीज पे ये चीज केंद्रित किया गया है। अब बात कर लेते हैं कोलकाता में वायु प्रदूषण की स्थिति अभी क्या है। अगर अभी की आप बात करते हो, ठीक है ना, ये हालत होती थी दिल्ली की, आपको तो पता ही है कितना प्रदूषण होता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोलकाता वायु प्रदूषण का सामना कर रहा है जो मुख्य रूप से PM 2.5 जैसे प्रदूषण से प्रेरित है। कितना से? 2.5 से, यहाँ पे मेंशन किया था आपको। ठीक है, हाल ही में AQEWS माप से पता चला है कि AQI 74 है, जो 30 अगस्त तक 170 से ऊपर बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, क्लियर हो गया। कहाँ की हम बात कर रहे हैं? कोलकाता की। ये पूर्वानुमान वायु प्रदूषण से निपटने की तत्कालिकता पर प्रकाश डालते हैं और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की भूमिका पर जोर देते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता था, उसके बाद सरकार जो है गाइडलाइन चालू करती थी, कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे, ये इन कामों का रोक लगाया जाता था, है ना, ऑड इवेंट चला था, तो इसी तरह का। ठीक है, पहले उनको पता चल जाता है, उसके बाद ये उस पर काम करते हैं। अब बात करते हैं कि डेटा एकीकरण से क्या होगा और सटीकता इसका क्या होगा। AQ सटीक वायु प्रदूषण पूर्वानुमान उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता नेटवर्क और उपग्रह स्रोतों से डेटा को एकत्रित करता है। ठीक है, सितंबर 2022 में शुरू किए गए प्रायोगिक चरण और सिस्टम की सटीकता साबित हुई थी। कब हुई थी? 2022 में। पूरे भारत में 420 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से डेटा का समावेश वायु गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है ना। अब बात करते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव है। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये याद रखिएगा, IITM। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है मैक्स वेरस्टेपेन ने डच ग्रांड फिक्स 2023 में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। कौन सी? तीसरी जीत हासिल की है।
आपको बताते चले कि 27 अगस्त को, कब 27 अगस्त को 2023 को मैक्स वर्स्टेपेन ने नीदरलैंड के सर्किट ज़ेडवुड में डच ग्रांड प्रिक्स में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। अब बात करते हैं कि ये खबर क्यों चल रहा है और इस खबर का जो भी अवलोकन होता है वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो मैक्स वर्स्टेपेन की जीत ने सेबेस्टियन वेटेल के लगातार 9 F1 जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। फर्नांडो अलोंसो ने दूसरे स्थान पर आकर पोडियम स्थान हासिल किया है। रेडबुल के लिए ड्राइविंग कर रहे सर्जियो पेरेज शुरुआत में तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन 5 सेकंड की पेनल्टी के परिणाम स्वरूप पियरे गैलेक्सी पोडियम पर तीसरे स्थान पर पहुंच गए। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ग्रांड पिक्स के बारे में। तो ग्रांड पिक्स की अगर बात करें तो गोटे प्रिज वैन नेदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक वार्षिक आयोजन है, साल में एक बार होता है। यह नीदरलैंड के उत्तरी हॉलैंड में सर्किट ज़ेडवुड में होता है। कहाँ पे होता है? ज़ेडवुड में होता है ये। यह दौड़ 1950 से 1985 तक लगातार आयोजित की गई थी और फिर 35 साल के अंतराल के बाद 2021 में इसकी वापसी हुई थी। कब हुई थी? 2021 में। क्लियर कर लीजिएगा, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1950 से, यहां पे मैं लिख देता हूं 1950 से, ठीक है, कब तक चला था ये? 1985 तक। ये हर साल होता था, ठीक है, ये हर साल होता था पहले, लेकिन ये 1985 में आके इसको बंद कर दिया गया था। 35 साल बाद, कितने साल? 35 साल, ठीक है, 35 साल के बाद ये 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हो गया ना? क्लियर हुआ? अब बात कर लेते हैं इस चीज की, और 1962 से 1952 से शुरू होकर यह फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप कैलेंडर का नियमित हिस्सा बन गया था। 1952 से, कब से? 1952 से। और 1962 और 1976 में दौड़ को यूरोपीय ग्रांड पिक्स के रूप में नामित किया गया था। कब किया गया था? 1962 में, ठीक है, और 1976 में दौड़ के यूरोपीय में, जो प्रत्येक वर्ष तक यूरोपीय दौड़ को दिए जाने वाला सम्मान था। ठीक है, बस यूरोपीय को दिए जाने वाला यह सम्मान था। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक गांधीनगर में शुरू है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं G20 का, भी आपको पता ही है। ठीक है, तो बैठक में G20 देशों और अन्य आमंत्रित देशों के विज्ञान सलाहकार, वैज्ञानिक और शोधकर्ता ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, जो भी वैज्ञानिक हैं या शोधकर्ता हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। बैठक का मुख्य फोकस जो है वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, ये भारत के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ठीक है, ये यहीं पे है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब बातचीत है और क्या क्या इसमें केंद्रित है, इस चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बैठक में क्या क्या चीज शामिल किया गया है। तो एक तो पहला जो है वो स्वास्थ्य में अवसर, ठीक है, दूसरा जो है विद्वान वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंचने बढ़ाने के वैश्विक प्रयासों का समन्वय करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विविधता समानता को पहुंचाना है। समावेशी वैश्विक S&T नीति संवाद के लिए संस्थागत तंत्र का उपयोग करना है। अब बात कर लेते हैं वो कहाँ पे रहा है। तो गांधीनगर आपको पता है कि किस राज्य में है, तो गुजरात में है। तो गुजरात के गठन के बारे में बात कर लेते हैं।
1 मई 1960 को हुआ था। इसकी राजधानी गांधीनगर है गुजरात की। ठीक है, राज्यपाल जो हैं गुजरात के वो आचार्य देवव्रत जी हैं। अब मुख्यमंत्री आपको पता ही है भूपेंद्र भाई पटेल हैं, भाजपा से हैं वो। और अगर गुजरात के जिलों की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 33 हैं। राज्यसभा के 11 सीटें हैं यहाँ पे इस राज्य में, और लोकसभा की 26 सीटें हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। अभी इसके अवलोकन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या है इस चीज में। तो स्वामित्व योजना का उद्देश्य गांव की आबादी को सर्वेक्षण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्रदान करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि ग्रामीण लोगों का जो होगा सर्वेक्षण होगा, उनकी आबादी की जो भी नई टेक्नोलॉजी है, जो भी उनको वहां तक देना, गांवों तक पहुंचाना, उनको उससे शिक्षित करना, चित्रण करना, मतलब लोगों के बारे में जागरूक करना, उनको बताना, इस सब चीजों का मानचित्र तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की संपत्ति को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, इस पहल के लिए ड्रोन और भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं जो ग्रामीण संपत्ति मालिकों को वित्तीय लाभ के लिए अपनी संपत्ति का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है इस चीज से। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देखिए पुरस्कार भी दिया गया है। अब बात करते हैं पुरस्कार का महत्व क्या होगा। मान लीजिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है तो इसका महत्व क्या है, कुछ तो महत्व होगा ना इस चीज का। ठीक है, तो बात करते हैं इसका महत्व का। तो ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग श्रेणी में दिया गया है। यह योजना में नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग की मान्यता देता है। अब इस पे क्या हो रहा है कि इस पे ई गवर्नेंस पे राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, इनमें पुरस्कार जो है वो श्रेणियों में बांटा गया है, और स्वामित्व का योजना का प्रभाव जानेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि NCEG जो 26वीं NCEG इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी, और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रभावी ई गवर्नेंस रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विषय विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना था। सम्मेलन का उद्देश्य था हितकारों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना और सहयोग को बढ़ावा देना। बात करते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार श्रेणी का कि क्या क्या श्रेणियों में बांटा गया है। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 5 श्रेणियों में प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें सरकारी प्रक्रिया, पुनः इंजीनियरिंग, फिर उभरती प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, फिर जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहल, फिर नागरिक केंद्रित सेवाओं पर शोध, और स्टार्टअप द्वारा उभरती प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग शामिल है इसमें। ठीक है, बता दिया आपको ई गवर्नेंस की पुरस्कार श्रेणियां किस किस डिपार्टमेंट में बटा हुआ है और कैसे कैसे है श्रेणी उनकी। अब बात करते हैं स्वामित्व योजना का प्रभाव क्या होगा। तो बात करें स्वामित्व योजना जो है वो भारतीय सर्वेक्षण या राजस्व और पंचायती राज विभागों और NIC या GIS के सहयोग से क्रियान्वित की जाती है। संपत्ति कार्ड ग्रामीण संपत्ति मालिकों को बैंक ऋण तक पहुंचाने और सटीक मानचित्रों के साथ भूमि संबंधी विवादों को हल करने में सशक्त बनाता है। आपको पता ही है कि गांवों में सबसे ज्यादा मसला क्या होता है, वो जमीन का होता है। तो इससे मानचित्रों के माध्यम से भूमि जो संबंधी विवाद है उसको क्लियर किया जाएगा, सशक्त किया जाएगा, और मालिकों को बैंक ऋण दिलाने में उनको हेल्प किया जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विकास मंत्री कौन है। तो ये साइड में खड़े हैं, गिरिराज सिंह जी हैं। ठीक है, यही है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमर्सन म्नांगग्वा अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये हैं कौन, क्या है
इनके बारे में और इन्होंने क्या किया है ये सब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो मनंगांगवा की जीत की घोषणा को विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता ने तत्काल अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने त्वरित घोषणा और उचित परिणाम सत्यापन की कमी की आलोचना की। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मनंगांगवा के पुनः चुनाव के नतीजे देश के शासन में जेएनयू पीएएफ पार्टी के निरंतर प्रभुत्व को सुनिश्चित करते हैं। इस पार्टी ने 1980 में देश का नाम बदलने के बाद से 43 वर्षों की पूरी अवधि में जिम्बाब्वे के नेतृत्व पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, जिसके बाद श्वेत अल्पसंख्यक शासक से मुक्ति मिली। ठीक है, अल्पसंख्यक जो भी थे, श्वेत लोग यहाँ पे अल्पसंख्यक है और ब्लैक लोग हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अब जब से ये 43 वर्ष से यही यहाँ पे राज्य कर रहे हैं मनंगांगवा जी। ठीक है, क्लियर हुआ। ये यहाँ के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं और 1980 में इन्होंने देश का नाम बदल दिया था जिम्बाब्वे का, जिम्बाब्वे रखा इन्होंने। ये है बीच में आप देख सकते हैं, ये है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे के बारे में, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यह दक्षिण अफ्रीका का एक जमीन से घिरा देश है। ठीक है, जमीन से घिरा हुआ। जम्बेजी नदी जिम्बाब्वे से होकर बहती है और विक्टोरिया झरना का घर है ये। विक्टोरिया झरना बटोका कंठ में 108 मीटर नीचे गिरता है। जिम्बेजी नदी के नीचे की ओर माटुसाडोना और मानापुल राष्ट्रीय उद्यान है। अगर राजधानी की बात करें तो हरारे है। मुद्रा की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। और आधिकारिक भाषा यहाँ पे क्या क्या भाषा बोली जाती है, तो सोना, अंग्रेजी, तस्वा भाषा या पोसा, ये भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने तो इतिहास ही रच दिया है, नीरज चोपड़ा जी ने। भारत है खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगर खबर की बात करें तो खबर में क्या क्या है, फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 87.82 मीटर की दूसरी तय करके रजत पदक अर्जित किया। देख लीजिए, ज्यादा दूर वो भी नहीं थे पाकिस्तान के अरशद नदीम जी, उनकी भी बहुत अच्छी कोशिश थी, लेकिन आपको पता ही है नीरज चोपड़ा जी के बारे में। ठीक है, चेक गणराज्य के जैकब वार्डले ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। ठीक है, भारत एक स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी किशोर जेना ने 5वां स्थान हासिल किया, जबकि भारतीय खिलाड़ी डीपी मनु ने 6ठा स्थान हासिल किया। क्लियर हो गया आप लोगों को, क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये नीरज चोपड़ा जी हैं, आप देख ही रहे। अब बात करते हैं कि पुरुषों की, इसमें महिलाओं की भी बातचीत थी, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पारुल चौधरी ने महिलाओं की 300 मीटर स्टीपल लेंज स्पर्धा में 11वां स्थान हासिल किया। पारुल चौधरी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया। पारुल ने अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन से महिलाओं के स्टीपल लेंज में 9:15:31 का समय लेकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। मतलब 9 मिनट 15 सेकंड लिया उन्होंने। पुरुषों की बात करें तो 4x100 मीटर रिले में मोहम्मद अनस, याहिया, अमोज, जैकब, मोहम्मद अजमल, उसिन थोडी और राजेश रमेश की भारतीय टीम पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में 5वें स्थान पर रही। उन्होंने फाइनल में 2:59.92 का उल्लेखनीय समय हासिल किया। इसी समय ने पहले क्वालिफाइड राउंड के दौरान उन्होंने 2 मिनट 59 सेकेंड 0.05 सेकेंड का एक नया एशियाई और राष्ट्रीय रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।